हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने मैकेनिक्स को अच्छी तरीके से इसके थ्योरी पोर्शन को कवर करवा दिया है। अब यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे मेरा टारगेट ये है कि टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पे मैकेनिक्स का यहाँ पे ये 9वां लेक्चर है, ठीक है। इसका पहले हमने 8 लेक्चर को ले लिया है। 5 लेक्चरों में मैकेनिक्स के थ्योरी पोर्शन को कवर करवा दिया है और यहाँ पे जितने भी आगे लेक्चर आएंगे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करवा दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो मैकेनिक्स का कहीं से भी, दुनिया के कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। या आपका यहाँ पे लीट का एक पेपर हो, या एसएससी जेई का पेपर हो, या आरआरबी जेई का पेपर हो, या एलएमआरसी डीएमआरसी किसी का भी, या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमें सबको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के माध्यम से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उसके पहले हमने पिछले लेक्चर के माध्यम से एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 70 का। यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछा हुआ था, ठीक है, कि आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। बहुत से बच्चों ने इसका यहाँ पर राइट आंसर लिखा था कमेंट बॉक्स में, और बहुत से बच्चों ने इसका यहाँ पे सॉल्व भी करके मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे भी मैं यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसका यहाँ पे मैं राइट आंसर भी बता देता हूँ 70 का। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड ए इज डैश फ्रॉम एनी ऑफ द 3 साइड्स। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो 70 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? तो a/2√3, a/2√3। ये आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, कोई पूछेगा तो कितना बताएंगे? तो a/2√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, यानी कि 71 से, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्किल लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। तो देखिए, सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना पे, मतलब किस डिस्टेंस पे लाइज करता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, जो सेमी सर्किल होता है ना, उसकी जो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे 4r/3π। इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 72 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमिस्फीयर लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो देखिए, हेमिस्फेयर, जो यहाँ पे हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3r/8 पे लाइज करती है कि नहीं, ये सही है या नहीं? देखिए, ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रिपेजियम with parallel side A and B lies at a distance of y from the base B as shown in figure 1.42. The value of y is, तो y की वैल्यू इस ट्रिपेजियम में क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू आपसे बोल रहा है कि y की वैल्यू बताना है कि कितनी होगी। तो देखिए, ट्रिपेजियम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो y की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, तो h/3 2a+b/a+b। ये मैंने लेक्चर के माध्यम से याद भी करवा दिया था। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे उनके ये सब याद हो गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी बता देता हूँ कि मैंने मैकेनिक्स को 5 थ्योरी वाले लेक्चर के माध्यम से कवर करवाया। उसमें एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे ये आई वाला बटन यहाँ पे आप ऑन करके, यहाँ पे देखिए 3 डॉट लिखा होगा, दिया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई बटन लिखा दिया होगा, उस पर भी आप क्लिक करके मतलब कि इस लेक्चर के माध्यम से आप पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस।
तो देखिए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन की बातें बोली जा रही है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सॉलिड कोन कौन सा होता है वो आप समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बनाइए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन, ठीक है। इस कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है। तो इस सॉलिड सर्कुलर कोन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, तो h/4, ठीक है। h/4 डिस्टेंस पे क्या होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 75 नंबर कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ये बात सही है या नहीं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए तो सेंटर ऑफ, देखिए जो भी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाइज करती है या नहीं, ठीक। लाइज नहीं करती है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे क्या करती है, वो लाइज नहीं करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप समझ लीजिए। ये अगर आप समझ लेते हैं तो पूरे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे ये क्वेश्चन का ये निचोड़ है 6, यहाँ पे 6 चीज़ों का यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको याद हो जाएगा अगर आप ये 76 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे ग्रुप ए और यहाँ पे ग्रुप बी दिया है। तो देखिए यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, मैचिंग कराना है। तो सबसे पहले ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगल। तो देखिए किसी भी रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, तो इसका जो डायगोनल होता है ना, तो जो डायगोनल जहाँ पे मिड करता है, मिड पॉइंट होता है, जहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन बनाता है उसी वहीं पे क्या होती है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर समझा देता हूँ यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, तो इसके जो मीडियंस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मीडियंस, इसके जो मीडियंस होते हैं जहाँ पे इसको काटेंगे वही इसकी क्या हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर्कुलर के सर्किल के यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है, इसके यहाँ पे सेंटर पे होती है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। यही बात करते हैं सेमी सर्किल की, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी सर्किल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है कितने पे होती है, तो 4r/3π पे होती है। कितने पे होती है, तो 4r/3π पे होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेमी सर्किल का हो गया। अब बात आती है हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर की जो यहाँ पे कितनी होती है, तो हेमिस्फेयर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो होती है आपकी कितनी, तो 3r/8 पे होती है, 3r/8 पे होती है। यही बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, तो h/4 पे। अभी मैंने बताया था ना h/4, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो चलिए इसको सही रूप से मिलान करते हैं। तो ए वाला किस पे आएगा, तो ए वाला आएगा यहाँ पे रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल किस पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, मिला लीजिए कि इज द इंटरसेक्ट ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल पे आ जाएगा, ठीक। ट्रायंगल का किस पे होगा, तो ट्रायंगल का हो जाएगा आपका यहाँ पे ई वाले पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मीडियंस पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। चलिए सर्कुलर का किस पे होगा, तो सेंटर पे होगा, ए वाले पे आएगा। और यहाँ पे देखिए सेमी सर्किल है ना, तो सेमी सर्किल किस पे होता है, तो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे 4r/3π पे, ठीक है। अब देखिए हेमिस्फेयर किस पे लाइज करता है, तो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, तो ये होता है यहाँ पे 3r/8 पे। लेकिन यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे जो बच जाएगा यहाँ पे h/4 डिस्टेंस पे हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 76 आपके दिमाग में पूरा सही से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5r, 0.6r, 0.7r, 0.8r। तो देखिए क्वाड्रेंट जो सर्किल जो होता है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे लाइज करती है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। किस पे, तो 0.6r पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, इसका कोई फार्मूला नहीं है। अब देखिए ये वाला जो 78 वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ अभी। तो देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट टी सेक्शन 100 mm इंटू 150 mm इंटू 50 mm फ्राम इट्स बॉटम इज 50 mm, 75 mm, 87.5 mm, 125 mm। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी टी सेक्शन का कैसे निकालेंगे, टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए इस क्वेश्चन को कैसे हल कर।
तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एरियाज दिया गया है या लेंथ दिया गया है वो आप यहाँ पे फिगर में ध्यानपूर्वक समझिए। तो देखिए यहाँ पे 100 mm दिया है ना, तो 100 mm की यहाँ पे इस ये वाला डिस्टेंस देखिए दर्शाया गया है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगला जो दिया है आपका 150 mm दिया है, तो 150 mm कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये आपका यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है 150 mm। और 50 mm की डिस्टेंस कहाँ पे दिया गया है, तो ये वाली डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 50 mm की दिया गया है। हर डिस्टेंस को यहाँ पे तीर के माध्यम से बता दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो भी डिस्टेंस है कितनी है, तो 50 mm है। ये आप मतलब कि ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए। तो इसमें 2 सेक्शन बनेंगे। टी सेक्शन में कितने सेक्शन बनते हैं, तो 2 सेक्शन। सबसे पहला वाला सेक्शन यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन इसको मानते हैं और सेकंड सेक्शन इसको माना जाता है, ठीक है। आप कोई भी सुविधा अनुसार अपने मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है वाई डैश इक्वल टू कितना होता है, तो A1y1 प्लस A2y2 अपान में A1 प्लस A2। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे किसकी वैल्यू, तो A1 की वैल्यू और Y1 की वैल्यू। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे A2 और Y2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से A1 फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए यहाँ से A1 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 50 × 100। देखिए ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 50 × 100 यहाँ पे आ जाएगी, तो 5000 mm² हो जाएगा। और यहाँ से Y1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी, तो 100/2 यानी कि 50 mm यहाँ से निकल के आ जाएगा। A2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 50 × 100 हो जाएगा। तो A1 A2 की दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाएगी और Y2 की वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगी। Y2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 100 यहाँ पे डिस्टेंस कर लेंगे और इसका भी क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 50/2 कर देंगे तो 125 यहाँ से Y2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला निकाल देंगे जो कि आपसे बॉटम से पूछ रहा है, तो बॉटम से पूछ रहा है तो यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू निकल जाएगा कितना, तो A1y1 प्लस A2y2 अपान में A1 प्लस A2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो 87.5 mm यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन वो आप ध्यानपूर्वक। तो जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अ सर्कुलर होल ऑफ ए 50 mm डायमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ 100 mm डायमीटर एज शोन इन फिगर 1.43, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन विल लाइज। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे होल है ना उसकी यहाँ पे डाया दिया है कितना, तो 50 mm, ठीक है। इस होल की जो यहाँ पे डाया दिया है कितना, 50 mm, और पूरे सर्कुलर डिस्क की यहाँ पे रेडियस दिया है कितना दिया है डाया, तो यहाँ पे 100 mm रेडियस नहीं है, डाया है तो कितना है, तो 100 mm दिया गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी सेक्शन की यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे होल है ना, तो इस होल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरे डिस्क से में से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा, A1x1 माइनस A2x2 अपान में A1 माइनस A2, ठीक है। इतना चीज़ फार्मूला लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1x1 और A2x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A1 की वैल्यू हम जानते हैं कि जो सर्कुलर होता है उसकी जो A1 जो एरिया निकालने कितना होता है, तो π/4 r², ठीक है, या d², π/4 d² हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू यहाँ पे बड़ा वाला कितना है, तो 100 है, 100 है, तो निकल के आएगा, तो यहाँ पे 2500 π/mm² निकल के आएगा। x1 की वैल्यू यहाँ पे 50 निकल के आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 625 π/mm² निकल के आएगी। और x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 75 mm निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे A1x1 और A2x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर मतलब कि इसमें पुटअप कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, तो आपका 41.7 mm निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको मतलब कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन वो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो क्या होती है, तो जितने भी ऑप्शन बोला जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स होती है, सही है। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होती है, सही है। सेकेंड मोमेंट ऑफ मास होती है, ये भी सही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बता दे दूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलती है ना
दो चीज़ों के लिए निकलती है। सबसे पहले 2D के लिए निकलती है और उसके बाद निकलती है 3D के लिए, ठीक है। यानी कि एक निकलती है एरिया के लिए, ठीक है, और जो दूसरी निकलती है वो मास के लिए निकलती है, ठीक है। तो 2 टाइप्स की होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो पहला वाला निकलता है तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, ठीक है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। दो टाइप का होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज केजी एम स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, मीटर के पावर 4। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक एरिया के लिए होती है, एक होती है किसके लिए, तो मास के लिए होती है। तो दोनों की यूनिट अलग अलग होती है, ये आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो देखिए जब आपसे एरिया के लिए पूछेगा ना कि एरिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो मीटर के पावर 4, ठीक है, मीटर का पावर 4, यानी कि डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और यही जब बात बोलेगा कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ स्फेरिकल बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस अकॉर्डिंग टू द रूद लूज, ठीक है, रूद रूल्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ms/3, ms/4, ms/5, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए स्फेरिकल बॉडी जो होती है उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे अपने एक्सिस के अबाउट यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या है, तो क्या है वो सिमेट्रिकल है। स्फेरिकल बॉडी आप देख लीजिए ये क्या है, तो अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या है, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जब रूद रूल्स के अकॉर्डिंग जब इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी कितनी होगी, तो ms/5 इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसको आप रट लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस वेयर द होल मास और एरिया ऑफ अ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, तो 84 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l about its midpoint and perpendicular to its length is 2/3 ml square, 1/3 ml square, 3/4 ml square, 4/3 ml square। तो देखिए यूनिफॉर्म थिन रॉड के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है यही बताना है, ठीक है। तो ये आप चीज़ याद कर लीजिए कितनी होती है, तो 85 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 ml स्क्वायर या ml²/3 होती है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बात आपको ये समझनी होती है कि अगर देखिए ये वाला मिड पॉइंट में जब होगी तभी यहाँ पे ml²/3 लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक एंड पे लगेगा तब कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन बदल जाएगा, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट इट्स वन एंड इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रॉड अबाउट इट्स मिड पॉइंट। तो मैंने बताया था ना कि ये क्या हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 87 क्या बोला जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b and depth d about an axis passing through its center of gravity and parallel to the width b is। तो देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, तो मैंने बताया था लेक्चर के माध्यम से। जो भी स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे थ्योरी वाला, तो मैंने सब चीज़ के यहाँ पे मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दिया था उसमें, ठीक है। तो 87 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर के लिए कितना होता है, तो BD³ 36, ठीक है। चलिए बात करते हैं 88 के बारे में। क्या बोला जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b एंड डेप्थ d अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द पैरेलल टू द डेप्थ d। तो ये कितना हो जाएगा, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जब ये वाला कंडीशन अप्लाई करेगा तब इसकी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 88 के यहाँ पे राइट आंसर कितना होगा, तो DB³ 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ
साइड ए अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एफ ए के पावर 4/4, ए के पावर 8/8, ए के पावर 4/12, ए के पावर 4/36। तो देखिए जब यहाँ पे स्क्वायर का जो साइड ए है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, ठीक है। तो जब उस पर हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कितनी निकल के आएगी, तो यहाँ पे निकल के आएगी कितनी, तो यहाँ पे ए के पावर 4/12 निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसी के तरीके से उसमें जो हो रहा था रेक्टेंगुलर के लिए हम निकाल रहे थे, ठीक है, तो DB³ अपन में 12 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर के लिए निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए के पावर 4/12 हो जाएगा, जिसके यहाँ पे चारों साइड ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे लेंथ और विड्थ की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है, सेम कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप अबाउट एक्स एक्सिस इज 9 सेंटीमीटर का पावर 4, 12 सेंटीमीटर का पावर 4, 16 सेंटीमीटर का पावर 4, 20 सेंटीमीटर का पावर 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।